हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। कि जब मैं एक्स बार चार्ट को क्रिएट करूंगी, मैं अपना चार्ट यहाँ पर बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे कुछ अपने लिमिट्स चाहिए होंगी। ठीक है ना, कि जो मेरी कंट्रोल लिमिट्स हैं वो मुझे फाइंड आउट करनी है अपने एक्स बार चार्ट के लिए। अब आप पूछोगे कि वो लिमिट्स क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे ये डाउट्स भी पूछे थे कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये डॉट्स क्या हैं। देखिए बेटा, ये जो मैंने आपको चार्ट समझाया था, ये चार्ट आपका कंट्रोल चार्ट है। ठीक है ना। अब हमने यही चार्ट बनाना है। इसी चार्ट को हम मीन के लिए भी बनाते हैं, यानी कि एक्स बार चार्ट, और यही सेम चार्ट आपका आर चार्ट भी बनता है। डिफरेंस क्या होगा कि एक्स बार चार्ट में हम लोग मीन लेकर चलते हैं और आर चार्ट के लिए हम रेंज को डिफाइन करते हैं। पर उसमें हमारा बनता यही है, आपको लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और ये सेंटर लाइन यही लेकर चलनी होती है। बस सबकी लिमिट्स अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है ना। एक्स बार चार्ट के लिए आपकी जो इनकी लिमिट्स होंगी, यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट अलग फाइंड आउट होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट अलग फाइंड आउट होगी। आर चार्ट के लिए यूसीएल अलग फाइंड होगा और एलसीएल अलग फाइंड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार ये ग्राफ समझाना चाहती हूँ कि बेटा ये जो चार्ट है आपका, ये एक कंट्रोल चार्ट है। इस कंट्रोल चार्ट में हम क्या करते हैं, हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। क्या चीज़ों को फिक्स किया हुआ है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्वालिटी स्केल समझाया था। क्वालिटी स्केल क्या है आपका, ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन पे हम एलसीएल, यूसीएल और सीएल को प्लॉट करते हैं। एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम अपने सैंपल नंबर्स लिखते हैं। ये आपके सैंपल नंबर्स हैं। जो सैंपल्स आप लोगे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, उनके जो सैंपल्स हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। उन सैंपल्स को टेस्ट करोगे कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है, तो उन सैंपल्स को हमने यहाँ लिखना है। यानी कि मैंने यहाँ पर 10 सैंपल्स लिए हुए हैं, 1 2 3 अप टू 10 तक के मैंने अपने सैंपल्स लिए हैं, जिनको मैं टेस्ट कर रही हूँ कि क्या इनमें डिफेक्ट है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि उन सैंपल्स में हम एक लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक ये पेन है, मान लीजिए इस पेन का जो सैंपल नंबर 1 है, मान लीजिए इस पेन को मैंने क्या नंबर दे दिया है 1। इस पेन के बाद जो दूसरा पेन होगा उसको मैंने दे दिया है 2। ठीक है ना। यानी कि हम अलग अलग सैंपल्स को दे रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए 10 पेन है, मैंने पेन्स ही ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 10 पेन्स ले लिए हैं। ये पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, पेन नंबर 3, पेन नंबर 4, ऐसे करके मैंने अपने 10 पेन्स ले लिए हैं। और उन 10 पेन्स को मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ कि क्या इसमें डिफेक्ट है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पेन के अंदर डिफेक्ट है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी कुछ लिमिट्स को डिफाइन किया है। कि मैंने उसकी लोअर कंट्रोल लिमिट को डिफाइन कर दिया, उसकी अपर कंट्रोल लिमिट को डिफाइन कर दिया। अब वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो डिफाइन करते हैं हम एक्स बार चार्ट या फिर आर चार्ट से। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आपको ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि हमने यहाँ पर जो ये डॉटेड पॉइंट्स किए हैं, ये डॉटेड पॉइंट्स आते हैं जब हम अपने एक्स बार चार्ट और आर चार्ट से अपने लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं अपने एक्स बार चार्ट से अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट कर लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये मेरी अपर कंट्रोल लिमिट है। उस लिमिट से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक लिमिट डिफाइन हो जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ही अगर आपके सैंपल्स की जो वेरिएशंस है वो आ रही हैं, इन्हीं के बीच में आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको मार्केट में अपना सेल के लिए निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो उनकी लिमिट्स हैं वो यूसीएल के ऊपर या फिर एलसीएल के बियॉन्ड अगर जा रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो ये जो डॉटेड पॉइंट्स है बेटा, ये डॉटेड पॉइंट्स हमारी कैलकुलेट करके आते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को मेज़र करते हैं। मेज़र करने के लिए आप कोई भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। वो टेक्निक आपको बेटा आगे बताई जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक्स बार चार्ट समझाऊंगी, आर चार्ट समझाऊंगी, पी चार्ट समझाऊंगी। काफ़ी सारे चार्ट हैं, उनकी हेल्प से हम अपने हर एक सैंपल का अलग अलग क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं। और वो फाइंड करके हम ये अपने डॉटेड पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं।
ठीक है। तो ये डॉटेड पॉइंट्स आपके वहाँ से आते हैं। ये प्लॉट करने के बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट हमारे इनके बियॉन्ड जा रहा है तो इसका मतलब वही सैंपल आपका क्या है, डिफेक्टिव है। तो अब हमने ये जो चार्ट यहाँ पे पढ़ा है, इस चार्ट में अब हम यूसीएल और एलसीएल फाइंड कैसे करते हैं, उनका यूज करते हैं हम। वो फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने एक्स बार चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको आज समझाऊंगी कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। हमें कंट्रोल लिमिट्स अपनी फाइंड आउट करनी है, यानी कि यूसीएल और एलसीएल फाइंड करना है एक्स बार चार्ट के लिए। अब एक्स बार चार्ट में ना बेटा हमारे बेसिकली 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर मुझे स्टैंडर्ड्स क्या है, गिवन है। स्टैंडर्ड्स यानी कि म्यू और सिग्मा, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको पता है, आपको गिवन है, तब आप डायरेक्टली अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो कि अगर मुझे म्यू और सिग्मा गिवन है, मुझे पता है कि मुझे गिवन है, इनकी वैल्यूज मुझे कुछ ना कुछ गिवन है, तब आप इनके तब आप उसके लिए ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या लेकर चलूंगी, म्यू, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये पता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू 3 एज इट इज। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार में पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, वो हम क्या लेकर चलते हैं, सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन लेकर चलते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसमें जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 3 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और अंडर रूट एन आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, कैपिटल ए ले लिया है। ठीक है। तो कैपिटल ए आपका यहाँ पर क्या है, 3 बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है बेटा, ये आ गई है। यहाँ पे आपको म्यू और सिग्मा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब म्यू और सिग्मा ऑलरेडी आपको गिवन होंगे, उनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करोगे। पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी लिमिट्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं, जैसे इफ मान लीजिए कि आपको म्यू की वैल्यू म्यू डैश दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा डैश गिवन है। देखो मुझे तो नहीं पता ना म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, मैंने म्यू की वैल्यू मान लिया म्यू डैश, सिग्मा की वैल्यू मान लिया सिग्मा डैश। इफ म्यू एंड सिग्मा डैश आर नॉन फॉर स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली, देन हमारे पास क्या होगा, जो अपर कंट्रोल लिमिट बन जाएगी मेरी एक्स बार की, उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू डैश प्लस ए सिग्मा डैश। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है कि म्यू की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, म्यू डैश गिवन है, सिग्मा की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, सिग्मा डैश गिवन है। तो यूसीएल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एलसीएल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जिसमें ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम हम यहाँ से ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर तो एन है और एन हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एन आपके पास क्या होता है, सैंपल साइज होता है। तो एन आपका बेटा यहाँ पे क्या है, सैंपल साइज। ये सब हमें यहाँ पर गिवन होता है, हमें ऑलरेडी पता होगा ना कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। तो जब आपको यहाँ पे एन की वैल्यू पता होगी, एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, उससे हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, आप यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। एक और इसमें है मेथड बेटा, ये आपकी बुक है, मैंने आपको अभी तक इसकी पीडीएफ नहीं भेजी है, ये मैं आपको आज लेक्चर के बाद भेजूंगी। देखिए जो सैंपल साइज है ना, मान लीजिए सैंपल साइज आपको यहाँ से 2 से लेके 25 तक का गिवन है। मान लीजिए एन की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1.342। क्यों, क्योंकि हम क्या लेकर चल रहे हैं, कैपिटल ए लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैपिटल ए है ना, तो अगर एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या होगी, 5, तो आप ए की वैल्यू डायरेक्टली इस टेबल से यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1.342। तो यहाँ पर जो भी एन की वैल्यू होगी उसी की ही अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हम ऐसे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और ए की वैल्यू जो भी आपकी यहाँ पर होगी उसको पुट करके हम यूसीएल और एलसीएल फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, कंट्रोल लिमिट्स, जिसमें ए आपका यहाँ पे क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है जो टोटली किस पे डिपेंड करता है, हमारा एन पे डिपेंड करता है। एंड इट्स वैल्यूज आर टैबुलेटेड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन फ्रॉम 2 to 25। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक के लिए होती है, 2 to 25। इसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड्स गिवन नहीं होते, मान लीजिए म्यू और सिग्मा मुझे गिवन है ही नहीं, तब मैं क्या करूंगी।
ठीक है ना। अगर मुझे म्यू और सिग्मा गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो आपने अभी फॉर्मूला देखा है ना, सेम यही फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे। लेकिन जब मुझे म्यू और सिग्मा ही गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ तो गिवन थे तो इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की जगह म्यू लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब मुझे गिवन है ही नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास x बार है तो x बार का हम फिर से क्या निकाल रहे हैं, सैंपल मीन निकाल रहे हैं, जिसको मैंने किससे डिनोट किया था, x डबल बार से डिनोट किया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार की जगह मैं क्या लिखूंगी, x डबल बार लिखूंगी। किस कंडीशन पे लिखूंगी, अगर मुझे यहाँ पर म्यू और सिग्मा नहीं पता होंगे तो हम यहाँ पे x बार यानी कि मीन की जगह क्या लिखेंगे, फिर आगे उसका सैंपल मीन लिखेंगे। 3 आपका क्या रहेगा, एज इट इज। देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार यानी कि सिग्मा। सिग्मा बेटा मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्या होगा हमारे पास, देखो r बार डिवाइडेड बाय d2। ये कल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि मेरे पास जो सिग्मा का एस्टिमेट है वो क्या है, r बार डिवाइडेड बाय d2। तो बेटा हम इस वाली इक्वेशन से यहाँ पे इसकी वैल्यू लेकर चलेंगे और वही मैंने यहाँ पर पुट की है, r बार डिवाइडेड बाय d2। और हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर है तो 1/√n तो साथ में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टैंडर्ड एरर लेकर चल रहे हैं तो वो सिग्मा/√n होता है। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा/√n नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा के प्लेस पर तो मैं r बार अपॉन d2 लिख रही हूँ और ये वाला √n एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, 3d2/√n। ये हम एक साथ लिखेंगे, r बार हमारा बाहर। ठीक है, अब मैंने इस कंप्लीट को क्या लेट किया है, a2 लेट किया है। फिर दोबारा से यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू से हमारे पास क्या होगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी टेबल से बेटा देखो यहाँ पर a2 भी है ना, ठीक है ना। तो n की वैल्यू से हम यहाँ पर a2 फाइंड आउट करेंगे। a2 फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास UCL और LCL फाइंड आउट जाएंगे। a2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद तो हमें यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी फाइंड आउट हो जाएगी। d2 भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है हमारे n पे। तो ये हमारे पास बेटा 2 केसेस है कि अगर हमें स्टैंडर्ड्स गिवन है और स्टैंडर्ड्स नहीं गिवन है तब हम अपने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा ऑन अदर हैंड हमारे पास एक और चीज है। ये तो हमारी कंडीशन कब हुई, जब हम अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। नाउ द कंट्रोल लिमिट्स आर टू बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ s बार रेदर देन r बार। अगर मान लीजिए मेरे पास r बार, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना केस नंबर 2 में, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास r बार की जगह s बार होता। s बार क्या है, यहाँ पे आपका सैंपल वेरिएंस है। ठीक है ना, s बार क्या है, यहाँ पे आपका सैंपल वेरिएंस है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे r बार की जगह s बार होता तो हमारी कंडीशन क्या होती, तब मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s किसके इक्वल होगा बेटा, C2 सिग्मा के इक्वल होगा। ये आपको बेटा अभी फिलहाल यहाँ से लर्न करना है। इसकी जो डिफाइन है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक इन्होंने हमें इसकी डिफाइन नहीं समझाई है, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर यही समझेंगे कि सैंपल वेरिएंस हमारा जो है, अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s लेती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, C2 सिग्मा के। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ s हमारा किसके इक्वल होगा, s बार के। तो s बार हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, C2 सिग्मा। यहाँ से मैं अपनी सिग्मा की वैल्यू निकालूंगी क्या, s बार डिवाइडेड बाय C2। और यहाँ पे जो बेटा आपका ये C2 है, जो कांस्टेंट वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है ये। यू हैव टू लर्न दिस। C2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होती है, ये आपको कंप्लीट लर्न करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास UCL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x डबल बार प्लस 3 डिवाइडेड बाय √n C2 s बार। तो इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया है, A1 लेट कर लिया है। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ आ गया है ना कहाँ से आया है। हमने सिंपली बस क्या किया है, यहाँ पर इस जगह पर r बार की जगह हम यहाँ पे s बार करेंगे और सिग्मा की जगह हमारे पास अब वैल्यू क्या आएगी, ये वाली s बार डिवाइडेड बाय C2, यानी कि s बार डिवाइडेड बाय C2 और 3/√n तो आपका आता ही आता है सिग्मा की वजह से, और 3 आपका एज इट इज फॉर्मूले की वजह से है। और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे A1। ठीक है,
ऐसे फॉर LCL के लिए भी होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, LCL के लिए। तो यहां से हम क्या करते हैं बेटा, अपनी लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं LCL और UCL की। जब हम इनको अपने एग्जाम्पल्स में सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, तो हमें हमारी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यूज पता चल जाएंगी। उसी के ही अंडर में हमारी, यानी कि उन्हीं के ही बिटवीन हमारी सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिमिट्स आनी चाहिए। अगर उनके अंडर में नहीं आएंगी तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को ये बताएंगे कि वो हमारा डिफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है गर्ल्स, तो बेटा आपको आज यहाँ तक अपना लेक्चर पढ़ना है। बुक में बेटा देखो ये वाला टॉपिक मैं करा रही हूँ, कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट। मैं आपको केस नंबर 1 बता चुकी हूँ, केस नंबर 2 बता चुकी हूँ, केस नंबर 2 में मैं आपको ये वाली कंडीशन भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये वाला लेक्चर यहाँ तक रीड आउट करना है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा देन यू हैव टू आस्क। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कंट्रोल लिमिट फॉर आर चार्ट। थैंक यू।